हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के जो क्लास होगी, आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है, बिजनेस फाइनेंस की जो यूनिट है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चंस के 2 सेट यानी कि 100 क्वेश्चंस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बेसिक्स, मॉडरेट और एडवांस तीनों तरीके के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और कोशिश की गई है कि सिलेबस के जो सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करें। तो एक सब्जेक्ट में, एक यूनिट में तकरीबन 10 प्रैक्टिस सेट करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, यानी 500 क्वेश्चंस कम से कम हम लोग एक सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे। तो उसी कड़ी में आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप पहले क्वेश्चंस को देखें। आपसे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि टू इंक्रीज अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। टू इंक्रीज द गिवन प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करना है तो डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करना चाहिए। डिस्काउंट रेट को क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को अगर आपको इंक्रीज करना है तो डिस्काउंट रेट को क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट रेट को आपको करना पड़ेगा, डाउनवर्ड करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मींस। तो फाइनेंस के अंदर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है क्या? वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस के अंदर जो मतलब होता है वो होता है करंट एसेट। आप जानते होंगे फाइनेंस के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल के 2 कंसेप्ट होते हैं। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट को सिर्फ बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिस्टेंट विद अ मोर एग्रेसिव अप्रोच टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने की एक अप्रोच होती है जिसे हम बोलते हैं एग्रेसिव अप्रोच। तो अगर आपको याद हो तो एग्रेसिव अप्रोच जो है वो क्या बताती है? तो जो एग्रेसिव अप्रोच बताती है, आपके पास जो ऑप्शंस हैं, पहला है कि फाइनेंस शॉर्ट टर्म नीड्स, फाइनेंस शॉर्ट टर्म नीड्स विद शॉर्ट टर्म फंड, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फाइनेंस परमानेंट इन्वेंट्री बिल्ड अप लॉन्ग टर्म, ये भी नहीं होगा। फाइनेंस सीजनल नीड विद शॉर्ट टर्म फंड, ये भी नहीं होगा। फाइनेंस सम लॉन्ग टर्म नीड विद शॉर्ट टर्म फंड्स। अगर आप एग्रेसिव की बात करें तो एग्रेसिव का मतलब क्या होगा? फाइनेंस सम लॉन्ग टर्म नीड को हम शॉर्ट टर्म के साथ अगर पूरा करें तो वो आपका बेसिकली हो जाएगा एग्रेसिव। हालांकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं है, मैं फिर भी क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिस्टेंट विद अ मोर एग्रेसिव अप्रोच। तो एग्रेसिव अप्रोच ये कहती है कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स होंगे, जो लॉन्ग टर्म आपके फंड्स होंगे, उन लॉन्ग टर्म फंड्स को हम शॉर्ट टर्म तरीके से क्या करेंगे? फाइनेंस करेंगे। तो ये बेसिकली हो जाएगी कि आपकी एग्रेसिव अप्रोच। नेक्स्ट देखें, which asset liability combination would most likely result in the firms having the greatest risk of technical insolvency। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। which asset liability combination would more likely result in the firms having the greatest risk of technical insolvency। तो जो पहला ऑप्शन है increase current liability, increase current asset while lowering current liability। दूसरा है increase current asset while incurring more current liability। उसके बाद है आपके पास reducing current asset, increasing current liability। और लास्ट ऑप्शन है replacing शॉर्ट टर्म डेब्ट विद इक्विटी। तो जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होना चाहिए। रिड्यूसिंग करंट एसेट, इंक्रीजिंग द करंट लायबिलिटी एंड रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा इसमें थोड़ा मुश्किल था। क्वेश्चन में कहा गया था कि विच एसेट लायबिलिटी कॉम्बिनेशन वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्म्स हैविंग ग्रेटर रिस्क ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, यानी इंसॉल्वेंसी की जो ग्रेटर रिस्क है वो किसमें होगी? अगर आप करंट एसेट को रिड्यूस करेंगे, करंट लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और रिड्यूस करेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट को, तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, कह सकते हैं कि ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्क जनरेट करने वाला होगा, क्योंकि अगर आप करंट एसेट को घटा के करंट लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब रिस्क आपकी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द यूज ऑफ हेजिंग और मैचिंग अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग? हेजिंग और मैचिंग अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग के बारे में यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है? तो हेजिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये रूल है। ये जो आपकी मैचिंग अप्रोच क्या बताती है? मैचिंग अप्रोच बताती है कि जो परमानेंट आपकी वर्किंग कैपिटल है, उस परमानेंट वर्किंग कैपिटल को आप लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करो, ये हो जाएगा क्या? मैचिंग अप्रोच। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 6 आपसे कहता है, इन डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट एसेट फॉर द फर्म मैनेजमेंट इज कॉन्फ्रंटेड विद। तो इन डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट का अप्रोप्रिएट लेवल डिसाइड करते समय मैनेजमेंट किस तरीके से कॉन्फ्रंटेड होता है? तो जो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, फटाफट से ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पहला है अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। तो आपको मालूम होगा जो करंट एसेट है, जो करंट एसेट है उसका जो एप्रोप्रिएट क्वांटिटी है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये आपका बनाते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क का जो ट्रेड ऑफ बनता है वही आपका एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट एसेट होता है। क्योंकि एक कहावत कही जाती है, आप सबने इसको सुना भी होगा, ये कहा जाता है कि हायर द लिक्विडिटी लोअर द प्रॉफिट। यानी आपके पास अगर आप कैश में पैसा रखोगे लिक्विड फॉर्म में तो प्रॉफिट कम होगा, और लोअर द लिक्विडिटी हायर द प्रॉफिट। अगर आप लिक्विडिटी को क्या कर दोगे? लोअर कर दोगे, तो प्रॉफिट क्या होगा? हायर हो जाएगा। तो अब आपको ना ही तो लोअर रखना है ना ही तो हायर रखना है, आपको क्या करना है? आपको एक देखना है कि कहां पर ये मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पे आपकी जो ले ऑफ पोजीशन होगी, आपकी ट्रेड ऑफ पोजीशन होगी। तो ये आपका हम बेसिकली ट्रेड ऑफ निकालते हैं किसमें? प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बीच में। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है वेरीज इनवर्सली विद प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे आपके डैश होना चाहिए था। तो बताना है कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कौन इनवर्सली कनेक्ट होता है। तो ये तो सबको पता होगा, प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेशन किसके साथ होता है? लिक्विडिटी के साथ होता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे हायर द लिक्विडिटी लोअर द प्रॉफिट, लोअर द लिक्विडिटी हायर द प्रॉफिट। तो यहाँ पे डैश होना चाहिए था। तो लिक्विडिटी वेरीज इनवर्सली विद प्रॉफिटेबिलिटी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स। जो आपका स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है? तो इसके अंदर इंक्लूड होता है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल जो है आपका स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है, यानी जो पेमेंट हमें करने हैं उन पेमेंट को हमने क्या किया? थोड़ा डिले कर दिया, और डिले करके हमने सामने वाले के पैसे को खुद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के बारे में आपसे कहा गया है। तो पहला है वेरीज विद सीजनल नीड्स, इंक्लूड फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट तो नहीं होती है, ना सीजनल नीड्स से इसका संबंध होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड टू मीट द फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम। तो लॉन्ग टर्म की जो मिनिमम नीड होती है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, फाइनेंसिंग अ लॉन्ग टर्म लिव्ड एसेट विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म लिव्ड एसेट को अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू फाइनेंस करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? तो इस सिचुएशंस को हम बोलते हैं, ये एग्जांपल किसका है? एन एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी
एसेट फाइनेंसिंग। कहा गया है कि लॉन्ग टर्म एसेट को हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से, अगर लॉन्ग टर्म एसेट को आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से अरेंज करोगे तो एक प्रकार से देखा जाए वो हो गया एग्रेसिव फाइनेंसिंग। और एग्रेसिव फाइनेंसिंग में हाई रिस्क तो है लेकिन हाई प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस रहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 में है नेट वर्किंग कैपिटल। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हो जाएगा आपका क्या, नेट वर्किंग कैपिटल। और केवल करंट एसेट होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर प्राइमरीली। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं आपकी वो क्या है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है शॉर्ट टर्म इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म डेब्ट और लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो देखिए यहाँ तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन को यूज करिए और फटाफट से क्वेश्चंस को आप यहाँ पे काट सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इक्विटी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म इक्विटी नहीं होता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट नहीं होता है। मार्केटेबल क्या होती है? शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, ना कि लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर रखते हैं। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज को रखा जाता है। क्वेश्चन 13 आपसे कहता है विच वुड बी एन एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट फॉर टेम्परेरी आइडल कॉर्पोरेट कैश। आपके पास जो टेम्परेरी आइडल कॉर्पोरेट कैश है उसको, उसका जो एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट होगा will be used to pay the quarterly dividend 3 month from the now, 3 month from now। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है। अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वापस से मैं इसको समझने की कोशिश कराता हूँ। देखिए, which would be an appropriate investment for temporary idle cooperative cash that will lead to used, that will be used to pay quarterly dividend 3 month from now। तो 3 month from now है, तो आप यहां पे देखिए ऑप्शन को देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रिपल ए रेटेड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देखिए 30 ट्रेजरी बॉन्ड, ये भी नहीं होगा। अब चूंकि यहां पर 3 मंथ की बात करी गई थी इसलिए 90 डेज कॉमर्शियल पेपर विद करंट एनुअल यील्ड ऑफ 6.2%। तो 90 डेज से ही आप यहां पे ऑप्शन चूज कर सकते थे। जो गिवन ऑप्शन है उसमें से सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इसमें कॉमर्शियल बैंक की ऑब्लिगेशन कौन सी होती है? तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। मार्केटेबल सिक्योरिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक की जो ऑब्लिगेशन इसमें होती है वो होती है नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म्स मार्केटेबल सिक्योरिटी। फर्म की मार्केटेबल सिक्योरिटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सेफ्टी भी है, यील्ड भी है, मार्केटेबिलिटी भी है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो अ फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS जो है आपके पास वो 8 लाख रुपीस है। उसके बाद है इफ द IT इज इंप्रूव्ड बाय 8 टाइम, यानी आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो 8 टाइम हो जाए, इंप्रूव होकर 8 टाइम हो जाए, सो COGS रिमेन द सेम। और COGS कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड इज रिलीज्ड फ्रॉम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? 5 टाइम, और COGS आपका 8 लाख रुपीस। फिर कहा गया कि अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम से बढ़ के 8 टाइम हो जाए और COGS उतना ही रहे तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड इज रिलीज्ड फ्रॉम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ये कितना होगा? तो देखिए इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, समझिएगा इसको। देखो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है इसका फार्मूला होता है COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह 5 रखिए और COGS की जगह रखिए कितना? 8 लाख रुपीस, और एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप कुछ मत रखिए, इसको एवरेज इन्वेंट्री रख दीजिए। ऐसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री जो आपका निकलेगा वो निकलेगा आपका 8 लाख को 5 से डिवाइड करिए तो 1,60,000। कितना निकलेगा? 1,60,000। अब कहा गया है कि इस केस में, अब अगले केस में देखिए, अगर 8 टाइम आपका हो जाता है कौन?
इन्वेंट्री टर्नओवर। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर अब 8 टाइम हो जाए और सीओजीएस आपका 8 लाख रुपीस ही रहे, तो एवरेज इन्वेंट्री आपका क्या रहेगा? अब एवरेज इन्वेंट्री आपका जो हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज इन्वेंट्री जो निकलेगा आपका वो निकलेगा 1 लाख रुपीस। तो ध्यान से देखो, अगर पहले एवरेज इन्वेंट्री 160 था, अभी एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 1 लाख रुपए है। तो 60,000 रुपए क्या हो गए? 60,000 रुपए आपने क्या किया? रिलीज कर लिया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, 60,000 रुपए आपने क्या किया? रिलीज कर लिया। बात समझ में आ गई ना? पहले आपका एवरेज इन्वेंट्री था 160, अभी एवरेज इन्वेंट्री है 1 लाख, तो 60,000 रुपए क्या हो गए? कम हो गए। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन में है 90% ऑफ एक्स कंपनीज टोटल सेल। एक्स कंपनी की टोटल सेल जो है 6 लाख रुपए है, जो कि क्रेडिट पे है। उसके बाद है इफ द फर्स्ट ईयर इन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, यानी जो आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम है। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो कि 365 के हिसाब से अगर आप देखें, एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 दिन के हिसाब से पूछा गया है कि द इंड रिसीवेबल्स आर रेस्पेक्टिव। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ा सा बहुत साफ नहीं है, बहुत सही तरीके से क्वेश्चंस को नहीं फ्रेम किया गया है। एक बार से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें जो है स्पष्ट नहीं हो पाती, तो दोबारा से इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की कोशिश की जाए। देखिए, कहा गया है कि 90% ऑफ एक्स कंपनीज टोटल सेल इज 60 लाख रुपीस ऑन क्रेडिट, सॉरी 6 लाख रुपीस ऑन क्रेडिट, यानी 90% एक्स कंपनी की टोटल सेल का 90% जो है वो 60,000 रुपए है, जो कि क्रेडिट 6 लाख रुपए सॉरी क्रेडिट सेल किया गया। इफ इट्स एयर इंड रिसीवेबल, यानी इसका जो क्लोजिंग रिसीवेबल टर्नओवर है वो कितना है आपका? 5 टाइम। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है आपका और इंड ट्रेड रिसीवेबल आर। देखिए, इसमें अभी भी बहुत स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इन्होंने इग्नोर कर दिया है। हालांकि जितनी इंफॉर्मेशन है उसका हम लोग यूज करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला रखिए। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फार्मूला होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम, ठीक है, और नेट क्रेडिट सेल जो दे रखी है वो है 6 लाख रुपए की। तो जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका निकलेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो आपका निकलेगा, यहां से आप डिवाइड करोगे तो जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होगा वो हो जाएगा 1,20,000। 6 लाख रुपए को 5 से डिवाइड करोगे 1,20,000 हो जाएगा। ये जो 1,20,000 निकला है वो क्या निकला है? वो निकला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है? अब क्वेश्चन के अंदर ये अगर आप देखें, फिर क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया, अब चूंकि यहाँ पे ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि पूछना क्या चाह रहे हैं, बहुत लैंग्वेज के हिसाब से बहुत स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इट्स एयर इंड रिसीवेबल टर्नओवर, तो इंड रिसीवेबल टर्नओवर नहीं होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर होता है, तो शायद वो मिसप्रिंट होगा यहाँ पे। वो 5 टाइम है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, और अब फिर वही आपके इन ट्रेड रिसीवेबल ही निकालना है। तो थोड़ा सा देखिए इसकी लैंग्वेज गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होगा वो 1,20 ये वाला आपका हो सकता है। और अगर इसमें 365 को हम 5 से डिवाइड करें, 1 मिनट, 365 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 73 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड 73 कैसे निकालते हैं? 365 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये 73, तो 73 और 120 ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ नॉट कैरिंग इनफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ नॉट कैरिंग इनफ इन्वेंट्री, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो कॉस्ट सेल, लॉस्ट सेल, कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट, पॉसिबल वर्कर ले ऑफ एंड ऑल ऑफ दीज। तो कॉस्ट ऑफ नॉट कैरिंग, अगर आप इन्वेंट्री अपने पास प्रॉपर क्वांटिटी में कैरी नहीं करोगे तो सेल भी आपकी कम हो जाएगी, कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाएगा, और वर्कर को ले ऑफ, यानी कि कभी ये हो सकता है कि जब काम नहीं होगा तो वर्कर को टेम्परेरी छुट्टी देनी पड़ेगी। फिर ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड द ट्रू फॉर द सेफ्टी स्टॉक।
सेफ्टी स्टॉक के संबंध में कौन सा जो विकल्प है वो सही है? तो पहला है ग्रेटर द रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक द स्मॉलर द सेफ्टी स्टॉक। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ग्रेटर द रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, अगर कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो उसका स्टॉक आप स्मॉल रखोगे, नहीं भैया उसका ज्यादा रखोगे। पहला ऑप्शन गलत हो गया। द लार्जर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इज इन्वेंट्री लार्जर द सेफ्टी स्टॉक, यानी जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी उसका स्टॉक कम रखोगे, ज्यादा नहीं रखोगे। द ग्रेटर द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द फोरकास्टेड डिमांड स्मॉलर सेफ्टी स्टॉक, ये भी गलत हो गया। अगर किसी स्टॉक फोरकास्ट डिमांड अगर अनसर्टेन है, लार्जर द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द फोरकास्टेड डिमांड, अगर किसी की फोरकास्टेड डिमांड अनसर्टेन है तो इसका स्टॉक हमें थोड़ा ग्रेटर बना के रखना चाहिए। लास्ट देखेंगे हायर द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट हायर द सेफ्टी स्टॉक, ये ऑप्शन सबसे सही है। देखो सेफ्टी स्टॉक तभी ज्यादा रखोगे जिसपे प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट ज्यादा है। अब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगी तब तो ज्यादा स्टॉक रखने का मतलब है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ना हो तो स्टॉक ज्यादा क्यों रखोगे? ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 20 में देखें इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 30 to 60 days in response to similar action taken by all of our competitor would likely result, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम क्रेडिट पीरियड को 30 दिन से 60 दिन कर दें तो उस केस में जो सिमिलर एक्शन होगा वो हमारे कॉम्पिटिटर भी लेंगे, तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसके रिजल्ट क्या होंगे? इसके रिजल्ट क्या होंगे? एंड इंक्रीज इन द एवरेज कलेक्शन पीरियड, इससे एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। डिक्रीज इन बैड डेब्ट्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ाने से बैड डेब्ट बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ाने से बैड डेब्ट थोड़ी ना बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। इससे इंक्रीज इन सेल हो जाएगा, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंक्रीज इन सेल हो सकता है। हायर प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन सबसे बेटर क्या है आपका, इससे एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको बढ़ जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं आपका? इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको शायद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द क्रेडिट पॉलिसी सर्पलिंग प्रोडक्ट 1.5/10 net 35 at present 30% of the customer take the discount, so 62% pay with the net period and rest pay within 45 days of invoice. So what would be receivables we if customer took the cash discount? तो इसमें जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए lower than the present level, यानी कैश डिस्काउंट क्या होगा? कस्टमर टू कैश डिस्काउंट लोअर देन द प्रेजेंट लेवल, कैश डिस्काउंट जो प्रेजेंट लेवल होगा उससे कम उन्हें अब मिलेगा। 22 में देखिए एन इंक्रीज इन द फर्म्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फर्म के रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में इंक्रीज होना किस चीज का इंडिकेशन है? तो ये जो इंडिकेशन है, अगर कभी भी आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि कलेक्टिंग क्रेडिट सेल मोर क्विकली देन बिफोर, यानी कि अगर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा, देखो जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है इसको निकालने का तरीका होता है 365 अपॉन में रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर मान लीजिए रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो कलेक्शन पीरियड क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लीजिए अभी नीचे आप सपोज दैट 36, नीचे आप कुछ भी रख लीजिए, आप नीचे मान लीजिए अगर 10 रख लीजिए, 10 जब रख लोगे तो क्या होगा? कलेक्शन पीरियड ज्यादा आएगा, 12 कर दोगे तो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इससे कलेक्शन जो आपकी कलेक्टिंग क्रेडिट सेल होगी वो मोर क्विकली मिल जाएगी आपको पहले से। जैसे जैसे आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा, आपका जो क्रेडिट कलेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 23 में कहा गया है कि अ सिंगल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑफन यूज्ड टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट बिकॉज a single overall cost of capital is often used to evaluate the project because, इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये क्यों बेसिकली यूज की जाती है? तो इट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए इट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। दूसरा क्यों गलत हो गया? इट इज ओनली वे टू मेजर, तो ये ओनली वे नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं।
It acknowledge the most new investment project have about the same degree of risk. तो न्यू नहीं है ये, acknowledge the most new investment, इसलिए ये भी कट गया, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कहता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक पॉइंट को छोड़कर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से संबंधित पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला देखिए, a minimum rate that a firm should earn on the equity financed part of investment, ये आपका सही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी संबंधित है। रेट on the equity finance portion of an investment that at worst leaves the market price of the stock unchanged, ये भी सही है। by far the most difficult component of cost to estimate, ये भी सही है। generally lower than before the cost of debt, ये गलत है इसमें, एक्सेप्ट पूछा गया ना, तो यानी कि जनरली लोअर देन बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्थ, उससे लोअर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहां पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, in circulating the proportional amount of equity financing employed by a firm we should use, in circulating proportional amount of equity financing employed by a firm, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसमें सही जवाब होगा 25 का डी, द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक टाइम्स द नंबर ऑफ शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? in calculating the proportional amount of equity financing employed by the firm, तो इक्विटी फाइनेंसिंग को बेसिकली इंप्लाई करने का क्या रीजन होता है, द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक टाइम्स द नंबर ऑफ शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 26, in calculating the cost of individual component of firm's financing the corporate tax is important to which the following component cost formulas, तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ, यानी कॉस्ट ऑफ कहा गया कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट फर्म फाइनेंसिंग कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स का जो बेसिकली बेनिफिट मिलता है आपको किस पे मिलता है, डेप्थ के ऊपर मिलता है, तो यहाँ पे डेप्थ करेक्ट ऑप्शन होगा। द कॉमन स्टॉक ऑफ कंपनी मस्ट प्रोवाइड अ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न देन द डेप्थ ऑफ द सेम कंपनी, तो कहा गया कि जो आपका कॉमन स्टॉक होता है वो हायर रिटर्न प्रोवाइड करता है डेप्थ के कंपेयर में। उसके पीछे की जो वजह है वो क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है कि सी ऑप्शन होगा इसमें, देयर इज मोर सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व फॉर अ कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक में सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए पॉसिबिलिटी भी है कि वहां आपको हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मिल सकता है। 28 में देखें तो a quick appropriation of the typical firm's cost of equity may be calculated by, a quick approximation of the typical firm's cost of equity may be calculated by, तो cost of equity को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, adding 5% risk premium to the firm's, देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है वो ambiguous क्वेश्चन है 28, इसको हम लोग यहाँ से स्किप कर देते हैं। 29 में मार्केट वैल्यू आर ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू को हम यूज करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 29 का बी, दिस इज कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाने का काम करती है। 30 नंबर है, rank in ascending order 1 is lowest while 3 is highest, so likely after tax component cost of company's long term financing, तो cost of company की जो long term financing होगी वो क्या होगी, तो बॉन्ड, अगर long term financing से देखो तो सबसे जो लोएस्ट रिस्क है बॉन्ड में है, प्रेफर्ड स्टॉक में उससे ज्यादा है और कॉमन स्टॉक में सबसे ज्यादा है, ये इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बॉन्ड सबसे कम रिस्क की है, प्रेफर्ड स्टॉक थोड़ा सा रिस्क है और सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, कॉमन स्टॉक में। तो यही पूछा गया था कि रिस्क में आपको 1 से लगा के 3 तक का जो लेवल है वो दिखाना था आपको। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 को भी हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं, कुछ इसकी लैंग्वेज में इश्यूज है। 32 देखेंगे।
32 में है द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो क्या बताता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है लॉन्ग टर्म डेप्थ, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन इक्विटी स्टॉक। डेप्थ प्लस इक्विटी उसी की बात करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्रिटिकल अजम्पशंस ऑफ द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की जो क्रिटिकल अजम्पशन है वो कौन सी है, तो इसकी जो क्रिटिकल अजम्पशन है ये कहा गया था तक कि वो यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस टू चेंजेस इन द लेवरेजेस। तो ये बेसिकली क्या है आपकी क्रिटिकल अजम्पशंस है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी अज्यूम। तो 34 में बी ऑप्शन करेक्ट है दैट देयर इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, किसके हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। 35 में है टू फर्म्स दैट आर वर्चुअली आइडेंटिकल एक्सेप्ट द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर आर सेलिंग इन द मार्केट एट डिफरेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू एमएम। तो जो एमएम थ्योरी है, अगर एमएम थ्योरी आपको याद आ रही हो तो उसमें एक चीज का जिक्र किया गया है किसका, आर्बिट्रेज का। यही आपको जवाब देने के लिए पर्याप्त था। दिस विल नॉट कंटिन्यू बिकॉज आर्बिट्रेज विल इवेंचुअली कॉज द फर्म्स टू सेल द सेम वैल्यू। ये क्योंकि जो एमएम थ्योरी है वो यही कहती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनइफेक्टेड होती है बिकॉज क्योंकि आर्बिट्रेशन जो होता है वो वहां पे कंपनसेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ेंगे। पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड वैल्यू ऑफ फर्म इफ 5 मिलियन इट्स वैल्यू इज अनलीवर्ज्ड वुड बी 4.7 मिलियन। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बैंक्रप्सी एंड एजेंसी कॉस्ट रुपीज 3,60,000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5,80,000। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। रिजर्व एंड सरप्लस आर विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो होते हैं वो फाइनेंसिंग का कौन सा फॉर्म है, तो सबको मालूम है इंटरनल फाइनेंसिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस। 38 क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अदर देन द कैश यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, बोनस शेयर, स्टॉक और स्प्लिट स्टॉक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। 39 में है इन वॉल्टर मॉडल फार्मूला में डी स्टैंड फॉर। वॉल्टर जो मॉडल है आपका उसमें डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब इक्विटी पर शेयर। उसके बाद 40 में है इन एमएम मॉडल एमएम स्टैंड फॉर। तो एमएम का फुल फॉर्म क्या है, मोदी गिलानी एंड मिलर। आपको पता होगा इसका मतलब क्या है, एमएम का है आपका मिलर एंड मोदी गिलानी। द एडिशनल ऑफ करंट असेट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज। तो जो करंट असेट का एडिशन होता है वो क्या होता है, करंट द एडिशन ऑफ करंट असेट क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी नेट वर्किंग कैपिटल। उसके बाद व्हेन टोटल करंट असेट एक्सीड द करंट लायबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इफ द वेटिंग ऑफ इक्विटी इन द टोटल कैपिटल इज 1/3 and that depth is 2/3, return of equity is 15%, उसके बाद है that of depth is 10%, the corporate tax is 32%, what is weighted average cost of capital। तो weighted average cost of capital निकालनी है तो इसको आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। देखिए इक्विटी का वेट जो है 1/3 है और डेप्थ का वेट कितना है, 2/3 है। इक्विटी का जो रेट है वो 15% है और डेप्थ का रेट कितना है, 10% है। तो अगर आप इनका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना चाहो तो आप पहले क्या करो, 1/3 किसी टोटल वैल्यू का 1/3 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 2/3 को मल्टीप्लाई करो 10 से, एग्रीगेट कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद उसमें से टैक्स माइनस कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें आंसर जो निकलेगा वो 9.533 निकल के आएगा। मे भी अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद कर लेंगे। मैं थोड़ा सा और एक बार आइडिया दे देता हूँ। देखिए एक जगह आप लिखिएगा डेप्थ और एक हो जाएगा आपका क्या, इक्विटी। डेप्थ का जो प्रोपोर्शन है आपका वो है 2/3। 2/3 को आप लिख सकते हैं कि अगर वैल्यू आप अज्यूम करें तो करीब 67 के आसपास हो जाएगा। 66.6 होता है, 66.7 या 67 लिखना चाहें और ये 33 हो जाएगा। अब 67 का जो रेट है वो है 10%, इसका रेट कितना है 15%।
इन दोनों का आप सम कर लीजिए, तो 67 का 10 करोगे 670 हो जाएगा, और 33 इंटू 15 करोगे 495 हो जाएगा। 495 प्लस 670, और जो भी निकल के आएगा उसको आप क्या करो, किससे डिवाइड कर दो, 250 से। तो ये वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी, एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मे भी शायद, एक मिनट का समय दीजिए, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ये देखिए सब फिर से वापस इसको समझिएगा। आप क्या करिए, इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं कि आपका जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है, इक्विटी के जो प्रोपोर्शन है वो 1/3 है। 1/3 क्या है, इक्विटी है। डेप्थ कितना है, 2/3 है। अब आप अमाउंट इसको कुछ भी आप मान लीजिए, अमाउंट यहाँ पे कोई भी आप हो सकता है। अब सपोज दैट अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आप चाहो तो यहाँ पे कोई अमाउंट अज्यूम कर लो। मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लाख रुपए अज्यूम कर लिया सपोज, तो 3 लाख रुपए में इक्विटी जो है वो 1 लाख रुपए का है, और डेप्थ कितने का है, 2 लाख रुपए का है। ठीक है, इसका जो रेट लगता है, इक्विटी का जो रेट है वो है 15%, और डेप्थ का जो रेट है वो कितना है, 10%। डेप्थ का रेट कितना है, 10%। अब अगर ये 1/3 पोर्शन है, तो यानी कि टेक्निकली देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, कम है, और इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो 1/3 का 15% का 1/3 आप निकालोगे, एक मिनट, देखिए इसमें आप प्रोडक्ट मेथड लगा के भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा है तो टेक्निकली थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, बट इसको आप इजीली कर सकते हैं, कोई बहुत समस्या वाली इसमें बात है नहीं। एक मिनट, 0.33 इंटू 50, ये हो जाएगा 4.95। उसके बाद 0.67 इंटू 10, ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6.7। ठीक है, इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए, और टोटल करने के बाद आपको टैक्स को कंसाइल कर लेना है, तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो एग्रीगेट 9.53 के आसपास निकल के आएगी। ठीक है, एक बार आप कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट रहता है तो मैं आपको इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसको सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ी जगह की दिक्कत हो रही है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत सटीक तरीके से नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 44 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल, इसमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल के थ्रू फाइनेंस नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा 44 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका डी ऑप्शन होगा, अ न्यू प्रपोजल कंप्यूटर फॉर द ऑफिस। नेक्स्ट देखेंगे 45 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या चीज होती है, वो बेसिकली इन्वेंट्री का डिफरेंस होता है और प्रीपेड का डिफरेंस होता है। तो करंट रेशियो इंक्लूड्स इन्वेंट्री एंड क्विक रेशियो डज नॉट, इसका सही ऑप्शन होगा। 46 की बात करें तो 46 को फटाफट से देख लेते हैं। 46 में आपसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज द मोस्ट एग्रेसिव। तो इसमें से सबसे एग्रेसिव अप्रोच कौन सी है, तो सी ऑप्शन है, मेकिंग ग्रेटर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड मैक्सिमाइज द शॉर्ट टर्म एसेट। तो अगर ज्यादा शॉर्ट टर्म करते हैं तो मोस्ट एग्रेसिव माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेट्रिक टू यूज द मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कैश साइकिल। तो कैश साइकिल के लेंथ को यूज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक, तो अकाउंट रिसीवेबल उसी के अंदर आएगा, इन्वेंट्री डेज आएंगे अकाउंट, ये एसेट टेस्ट डेज इसके अंदर नहीं आता है। 48 क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इसमें कौन सा रिस्पांसिबल नहीं है, तो प्रिपेयरिंग द फर्म्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 49 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द डेली एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेली एक्टिविटी कौन सी नहीं है आपकी, सेल ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। सेल एंड शेयर ऑफ डिवेंचर जो है आपकी वो
नॉट एमंग द डेली एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मैन। तो ये सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड डेली एक्टिविटी का पोर्शन नहीं माना जाता है। और लास्ट है आपका 50 का जो ऑप्शन होगा, इन्वेंटरी टर्नओवर डेब्ट इक्विटी रेशियो 3 टाइम है और टोटल एसेट आपकी जो है वो कितनी है 20 दे रखी है और करंट रेशियो 1.5 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ करंट एसेट, तो अमाउंट ऑफ करंट एसेट हो जाएगा इसका 12 लाख रुपए। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कंफ्यूजन हो तो मैं इसको फटाफट से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए जो डेप्थ इक्विटी रेशियो है तो इसका फार्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ की वैल्यू 3 है और इक्विटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। और उसके बाद है अमाउंट ऑफ टोटल एसेट जो दे रखा है आपका 20 लाख है। टोटल एसेट कितना है 20 लाख रुपए। ओनर्स फंड जो है आपका वो 3 लाख रुपए है। ओनर्स फंड कितना है 3 लाख रुपए। अब इसके बाद आप करंट रेशियो का फार्मूला रखिए। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटी आप निकाल सकते हो। करंट लायबिलिटी कैसे निकाल सकते हो? करंट लायबिलिटी निकालने के लिए आपके पास ओनर, अच्छा अमाउंट ऑफ करंट एसेट ही आपसे पूछा गया है, तो अमाउंट ऑफ अगर करंट एसेट पूछा गया है तो कैसे निकालोगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए लॉजिकली सोचना पड़ेगा। क्योंकि अमाउंट ऑफ टोटल एसेट दिया है 20 लाख रुपए। अमाउंट ऑफ टोटल एसेट आपके पास दे रखा है कितना 20 लाख रुपए, जिसमें ओनर्स फंड जो दे रखा है वो है आपके पास 3 लाख रुपए का। यानी कि टोटल एसेट जो है आपका 20 लाख है और टोटल एसेट में से अगर आप ओनर फंड माइनस कर दें, ओनर्स फंड अगर माइनस कर दें जिसे हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, तो ये जो बचेगा 17 लाख रुपए। ये 17 लाख रुपए आपके बचेगा क्या लायबिलिटी पोर्शन बचेगा। कैपिटल वाला पोर्शन है ये, तो ये क्या बचा लायबिलिटी वाला पोर्शन बचा। तो अब इसको डेप्थ की जगह आप रख देंगे, यानी डेप्थ हो गया। तो डेप्थ आपका, लेकिन एक चीज फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन अभी भी है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि ये जो बचा है 17 लाख रुपए, ये आपके पास दे रखा है टोटल 17 लाख रुपए जो दे रखा है ये आपके पास टोटल लायबिलिटी है। यार छोड़ो यार,